गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और आज का मेरा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यस, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा कहा जा सकता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपके इसे इसके पीछे के मॉडल के इतिहास को जानना होगा। नहीं तो फिर आप इस मॉडल को मैं बोलूँगा आप समझ ही नहीं पाएँगे। पिछला लेक्चर आपने देख रखा होगा ऐसी मेरी उम्मीद है और आप देख के अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। नोट्स बनाना एक अच्छा काम होता है। अपने हाथों से नोट्स बनाने से जो खुशी मिलती है और जो याद होता है, ये दोनों बातें आपके सामने। लेकिन अगर नोट्स को कॉपी करने की बात सोच रहे हैं बाद में, प्रिंट आउट निकालने की बात सोच रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा। एक तो पहला नुकसान पैसे का होगा, दूसरा नुकसान आप लास्ट मोमेंट में कुछ हार्ड वर्ड्स होंगे, उन हार्ड वर्ड्स को आप नहीं समझ पाएँगे। ठीक है? जैसे मैं हार्ड वर्ड्स अभी पढ़ता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे हार्ड वर्ड्स आते हैं, तो मैं अंडरलाइन करता हूँ, लिखता हूँ। ये बहुत ही बड़ा इश्यू बन के रह जाएगा। इसलिए बाकी आप पॉकेट से पैसे भी तो खर्च हो जाएँगे, जो पैसे बचे उसे मैं खाऊँगा, मैं पार्टी करूँगा समथिंग। तो क्यों ना मेहनत कर लिया जाए और मेहनत का फल फाइनली मीठा होता है। ऐसा मैंने बहुत बार चखा है और आपको भी बहुत बार चखने को मिला होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। यस, एग्जैक्टली। कोट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड रदरफोर्ड रदरफोर्ड, ए स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। देखिए आ गया ना। ठीक है, मैं ऐसे सेंटेंस निकाल रहा हूँ जिससे कि आपको ये बात पता चल जाए और इतना बेहतरीन तरीके से रहे ना कि आप उसको देखें तो लगे कि हाँ, ये रदरफोर्ड था कौन। ठीक है, रदरफोर्ड थॉमसन साहब का स्टूडेंट था। ठीक है। हाँ, होता कुछ नहीं है। भारती सर भी पढ़ा रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसी बात बोलने वाला हूँ जिससे आपको हंसी आएगी। भारती सर पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते आप मेरे चेले हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है। कुछ दिन बाद आप मेरी गलतियों से एक नया कोचिंग खोल लीजिएगा और बोलिएगा हम भारती सर के चेले हैं, अब हम उनसे अच्छा पढ़ाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली ये कोचिंग की बात अलग है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स है। एग्जैक्टली गुरुजी के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में जो गलतियाँ मिली, अब गुरुजी तो गुजरने वाले थे, मतलब दैट मीन्स ओल्ड एज हो गया था, तो वो काम नहीं कर सकते थे, तो उनकी डिस्कवरी को आगे बढ़ाना एक प्राउड का काम होता है। एग्जैक्टली यहाँ रदरफोर्ड साहब ने कुछ उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी साहब ने स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। एटम की स्टेबिलिटी की जानकारी पूरी तरीके से नहीं दे पाए थे। दूसरा, इन्होंने बोला था कि देखिए पूरा जो स्फेयर है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज, मतलब बैर की तरह, प्लम पुडिंग की तरह है या फिर वाटरमेलन के बीज। यहाँ तक सही बोला, लेकिन जब उसको ये पता चला कि अरे सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसकी जब खोज हो गई और उसका ये पता चल गया कि ये बीचे में होता है, न्यूक्लियस में होता है, तब वो बोला सर आपका बात तो गलत था, आपने तो गलत बताया है, ये नहीं है, गलत है। तब उन्होंने अपना मॉडल बना दिया, उसका नाम रखा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए, मैं कितना समझा पा रहा हूँ, मैं बार-बार बोलता हूँ, आपको व्हाट्सएप में आपको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा कि मैं कितना बता पा रहा हूँ। ठीक है? अब है, कहता क्या है, हाँ, न्यूक्लियस सही बात है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस होते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें इसके बीच में होते हैं। इनकी जगह बता दी गई थी कि न्यूक्लियस नाभिक में होंगे, यस, बीच में होंगे। तो थॉमसन साहब का बात गलत हो गया। चलिए आते हैं, इन्होंने अपना एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया। इन्हीं एक्सपेरिमेंट को करने करते-करते उन्होंने पूरे एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया। यस, तो सर कैसे एक्सप्लेन किया? तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन को। पहले मैं आपको फोटो दिखा के एग्जैक्टली उसके बाद मैं पढ़ के समझा दूँ। ठीक? ठीक है, मैं पढ़ के समझा दूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है? एक बहुत ही सुंदर फ़ोटो आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा। ठीक है? इस पे देख रहे होंगे कि अ, यहाँ पर एक मतलब ब्लॉक्स है एक और ये गोल सा ऐसा एक शेप दिखाया गया है। ठीक है? यहाँ से एक रे निकल रहा है, कौन-सा रे निकल रहा है अभी बताएँगे। और ये एक पतला सा पत्ती है। ठीक है?
और इसके इसके इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन के लिए यहाँ पर एक और फोटो बनाएंगे। सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये अंदर में जो पार्टिकल्स लगा हुआ है ये वाला, ये हीलियम एटम होता है। कौन सा एटम होता है? हीलियम। पहले ही बताते जा रहा हूँ, ऐसे मैं पढ़ूंगा उस समय भी बताऊंगा, उस समय भी आपके लिखे हुए पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यहाँ जो पार्ट्स रहेंगे ये वाला, ये हीलियम एटम है। कौन सा एटम है? हीलियम एटम। सर हीलियम एटम क्यों? हीलियम एटम क्यों ले रहे हैं आप? भाई सुनो, हीलियम एटम इसलिए क्योंकि हीलियम एटम अल्फा रे के बराबर होता है। अल्फा रे, ठीक है। हीलियम एटम का जो मास होता है अल्फा रे के मास के बराबर होता है, तो ही अल्फा रेज ही, तो यहीं से जो रे निकलेगा वो अल्फा रे के बराबर होगा। ठीक। ये जो आपके पास है ई वाला, ऐसे जो स्क्रीन दिख रहा है ये जेडएनएस स्क्रीन होता है। जिंक सल्फाइड, जेडएनएस स्क्रीन। ठीक। फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसको ही बोलते हैं। और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल यानी पतला पत्ती, मतलब फॉयल का मतलब होता है पतला पत्तर। अब मान लीजिए, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ये एक छोटा सा, मान लीजिए इस तरह का वस्तु है। मान लीजिए सोने का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सोने का। किसका बना हुआ है? सोने का। अब मैं क्या करूँगा, इसको हथौड़ी से पीटूंगा तो ये कैसे बना हुआ है सोने का, समझिए। कि सोने का इतना मोटा बना कैसे, उसको समझने की कोशिश की। एग्जैक्टली ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे सटे सटे होते हैं, और इस तरीके से, ठीक है, देख लीजिए, एक के ऊपर 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 एक एटम्स ऐसे रहते हैं। देखिए मान लीजिए, देखिए ऐसे ही एटम्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ठीक। मैं कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझिए। जब हम इसमें हथौड़ी मारते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो है, ये बीच के पोर्शन होते हैं एटम्स के लेयर, वो खिसक जाते हैं और खिसक के ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, जिसे आप पतला पत्तर बोलते हैं भाई। पत्तर हो गया, फैल गया। कैसे फैल रहा है? कभी पता नहीं आप लोगों को ये चीज़ें बताई गई हैं किसी टीचर के द्वारा या नहीं बताई गई हैं। ये फैल गया, ऐसे फैल गया भाई। ठीक है, कुछ नहीं, ये जो 5 गो 6 गो लेयर था, ये जब पीटे तो पीटने के बाद लेयर वाइज ऐसे, मतलब ऊपर के एटम्स ऐसे आ गए। फिर इसको पीटिए इसको, तो फिर इसके लेयर और फैल जाएंगे। फाइनली, फाइनली इस तरीके से, फाइनली एक एटम वाले का पत्थर बन जाएगा। पतला पत्थर बोलते हैं, इससे ज्यादा पतला नहीं किया जा सकता है आपको। इस तरीके से बन, है ना। तो ये पतला पत्थर का एकदम वैसा, जिसमें एक ही एटम का सीट, मतलब एकदम पतला पत्थर जैसा बने, वही यहाँ पर हम लोग थिन गोल्ड फॉयल, थिन थिन माने पतला, मतलब उसमें एक ही एटम सब जगह हो, ऐसा बना दिया गया। ठीक। अब है सर एक्सपेरिमेंट को समझाइए। कुछ करना नहीं है, इस यहाँ से एक रे निकलेगा, ये अल्फा रेज कहेंगे। कौन सा रे? अल्फा रेज कहेंगे। ठीक है, और ये अल्फा रेज इस स्क्रीन पे टकराएगा। स्क्रीन पे नहीं, ये गोल्ड फॉयल पे टकराएगा पहले। गोल्ड फॉयल पे टकराएगा। ठीक। अभी जब ये गोल्ड फॉयल पे टकराएगा, इस गोल्ड फॉयल को देखिएगा, तो गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद इसको बहुत सारा जगह पर चमक उत्पन्न होगा। एक यहाँ चमकेगा, एक यहाँ चमक रहा है, एक यहाँ चमक रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर चमक रहा है। बहुत सारा जगह इसको चमक चमचम 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 दिखेगा। एग्जैक्टली exactly। तो ऐसे चमचम दिखने के कारण, ठीक है, इस सब से बहुत सारा कंक्लूजन उन्होंने निकाला। बोला यहाँ से रेज आ रहा है, ये रे यहाँ जाके टकराने के बाद इधर आ जा रहा है। ठीक। फिर इधर भी जा रहा है, इधर। और उसने ये देखा दूसरा बात, कि जो चमक है, चमक चमक चमचम जो कर रहा था, वो यहाँ पर ज्यादा कर रहा था। सॉरी, यहाँ पर ज़्यादा कर रहा था, ज़्यादा मतलब जल्दी-जल्दी ढेर सारा चमक हो रहा था। यहाँ ज़्यादा चमक रहा था और इधर कभी-कभी चमकता था, कभी-कभी, ठीक है? बहुत देर-देर पे चमकता था। तब उसने कन्क्लूज़न निकाला, अच्छा, इसका मतलब इसमें जब रेज़ गुज़रता है, तो इस अगर मान लें किसी एक एटम से होके गुज़र रहा होगा, इस तरीके के एटम से, देखिए यही एटम से गुज़र रहा होगा, तो इसमें बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और जब न्यूक्लियस से टकराता होगा, तो टकराने के कारण, ठीक है, न्यूक्लियस से टकराता होगा और टकराने के कारण
ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाता होगा। अगर किनारा टकराया तो रिफ्लेक्ट हो जाता होगा, अगर सेम डायरेक्ट बीच में टकराया तो वापिस आ जाता होगा, इस तरीके से। लेकिन इसका मैक्सिमम भाग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खाली है, इसलिए रेज़ पार कर जाएगा इसमें। ठीक? ने ही बताया कि फाइनली इन्होंने बोला कि जो एटम्स होंगे उनका मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी होगा। बीच में न्यूक्लियस होंगे जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाएगा और वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड होंगे। एग्ज़ैक्टली अभी पढ़े नहीं हैं हम लोग, पढ़ के और समझेंगे। मैं अभी आपको ओवरव्यू कर रहा हूँ जिससे कि आप बहुत हद तक फ़ोटो से समझ लें, फिर मेरे लिखे हुए बातों को पढ़ के समझेंगे, तो बहुत हद तक समझ में आपको आने लगेगा अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, आते हैं शुरू करते हैं आप पढ़ने का, ठीक है? रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। यस, हम लोग यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, तो हो गया था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्शन ए वेरी थिन गोल्ड फॉयल ऑफ 1000 एटम थिक, सेकेंड थिक, ठीक है? मतलब बहुत ही पतला एक सोने का पत्थर लिया गया। अब बहुत पतला बता रहे हो, कैसे, कितना पतला? कभी तुम मिठाई खाने जाना, ठीक? मिठाई खाने जाना तो मिठाई के ऊपर सिल्वर का परत लगा रहता है, चम 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 करता है ना? वो गोल्ड फॉयल है, बहुत ही पतला है, ठीक है? उसी की बात कर रहा हूँ। अल्फा रेज, ठीक है? अल्फा रेज, देखिए लिखा है डबली चार्ज हीलियम एटम, ध्यान से सुनोगे। डबली चार्ज हीलियम He2+, वही अल्फा रेज कहा जाता है। अगर अल्फा बीटा गामा यदि आप रेडियो सक्रियता पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से अल्फा डबली चार्ज्ड एटम के बारे में बताया जाता है कि जो हीलियम का +2 चार्ज वाला एटम होता है वो अल्फा रेज के बराबर होता है। यस, ठीक है? इसीलिए मैंने डबली चार्ज, डबल डबल मतलब दो, डबली चार्ज हीलियम एटम बोले। वे आर मेड टू बोम्बार्ड द गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल में बम्बार्ड करता है। बम्बार्ड मतलब है टकराता है जी ऐसे, ठीक है? बम्बार्ड, ठीक है? जेडएनएस स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड द गोल्ड फॉयल। ये जो गोल वाला भी बताए थे वो जेडएनएस स्क्रीन है, के पीछे, बिहाइंड द गोल्ड फॉयल के पीछे लगा रहता है। ओके, तो ये इतना, ये आप इस फोटो को देख लिए, समझ लिए, और इसमें बताया भी, बहुत सारा पार्ट गुजर जाता है, वो सब आएगा। अब देखिए इसका हिंदी, ठीक? इसका हिंदी मैंने कर दिया यहाँ तक। अब आइए ऑब्जर्वेशन। अब मैं थोड़ा अलग कर दिया हूँ, थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा हिंदी। एक बच्चे का शिकायत आया कि सर इतना अंग्रेजी रहा तो फिर नीचे रहता है, गुजरना पड़ता, तो एक पैराग्राफ हिंदी एक पैराग्राफ अंग्रेजी कर दीजिएगा तो थोड़ा जल्दी उसी समय देख लेंगे। ये भी बात सही है। चलिए, जैसे भी पढ़िए पढ़िए भाई, पढ़ना तो है आपको, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप कहिएगा कि हमें कोई घुट्टी पिला दो 1 मिनट में और हम रातों रात मतलब ब्रिलियंट बन जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर आदमी उसी को खरीदने के लिए पैसा जमा करता और वही खरीद के चल जाता। ठीक? ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द रेज जस्ट वेंट टू थ्रू द गोल्ड फॉयल। अरे क्या बोले? मोस्ट ऑफ द रेज में से बहुत सारी रेखाएं, जो किरणें हैं, वो वेंट थ्रू द गोल्ड फॉयल। ठीक है? वेंट थ्रू मतलब पार हो गए, ठीक है? गोल्ड फॉयल से पार हो गए, मेकिंग, ठीक है? देखो इसका स्पेलिंग वर्ड है, ठीक है? सैनिटिलेशन, ठीक है? सैनिटिलेशन, ब्राइट स्पॉट बोलते हैं इसको, ठीक है? वर्ड्स यहाँ पर, ठीक है? मेकिंग फ्लोरेसेंट कर सकते थे, ठीक है? या कुछ नया वर्ड्स भी ले सकते हैं, स्पार्कलिंग बोल सकते हैं, ठीक है? इसको ब्राइट स्पॉट मैंने लिख दिया। ब्राइट स्पॉट का मतलब चमकीला स्पॉट देना, का नाम है सैनिटिलेशन। इन द जेरेनस स्क्रीन ए फ्यू रेज गॉट रिफ्लेक्टेड, बहुत सारे रेज पार कर गए और जेडेनएस स्क्रीन पे चमक उत्पन्न करने लगे। फ्यू रेज, कुछ रेज गेट रिफ्लेक्टेड, गॉट रिफ्लेक्टेड हिटिंग द गोल्ड फॉयल, हिटिंग द गोल्ड फॉयल मतलब रिफ्लेक्ट होके, मान लो उधर से आया, रिफ्लेक्ट होके तब गोल्ड फॉयल को रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद उस जेडेनएस स्क्रीन पे किसी दूसरे जगह पर जाकर टकराया। ठीक? ओके, 1 in 1000 रेज गॉट रिफ्लेक्टेड, मतलब 1000 रे में एक रे रिफ्लेक्ट कर रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, 1000 रे में अगर हम गुजार रहे थे तो एक रे रिफ्लेक्ट कर रहा था, 999 रे पार कर जा रहा। बहुत बड़ा आश्चर्य वाला बात है भाई। ठीक है? तुम 100 गो पत्थर फेंकोगे, एगो आम लगेगा, 99 गो से नहीं लगेगा, वही वाला बात है। ठीक है? यानी कि 100 गो रे भेजा, उसमें से पता चला कि
नहीं 999 180 डिग्री पे मुड़ गया, 180 डिग्री पे पार करे, 180 डिग्री का मतलब समझते हो? सीधा 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 गुजर जा रहा है, ठीक है, 180 डिग्री बोलते हैं इसको। यस। ओके। और एक रे जो है उसके बीच के न्यूक्लियस से टकरा के आ रहा है, ठीक, यहाँ से आए, ठीक है। इसका हिंदी है, हिंदी बाद में पढ़ते रहिएगा। आपका कंक्लूजन क्या बोला, ठीक है, सिंस मोस्ट ऑफ द रेज पासेस थ्रू द रदरफोर्ड कंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। पहला बात कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालता है कि देखिए एटम का अधिकतर भाग खाली होगा। क्या बोले? एटम का अधिकतम भाग खाली होगा। यस। A few rays got reflected because of the repulsion of the positive with some other positive charge inside the atom. कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, परावर्तित हो जा रहे हैं, क्योंकि इसके बीच के न्यूक्लियस में जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक नहीं, इसने दूसरी बात बात सोची कि जरूर इसके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए तो अल्फा रे जो नेगेटिवली चार्ज है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। वन ऑफ द 1000s ऑफ द रे गॉट स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, मैंने अभी एक लाइन बोल दिया शायद, अल्फा रे नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है। ठीक हो गया मेरे से, इसको उठा लीजिएगा, बोलने बोलने में निकल जाता है। ठीक है, 1/1000 ऑफ द रे गॉट स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, साफ साफ साबित कर रहा है कि जो एटॉमिक मॉडल है उसके बीच में स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो सेंटर ऑफ द एटम ही इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, जिसने हम लोग उसने नाम दिया न्यूक्लियस। यहीं पर से न्यूक्लियस शब्द आता है। उसने बोला कि इसके सेंटर पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ही सेड, वो कहता है, मोस्ट ऑफ द चार्ज एंड मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सेट द मोस्ट ऑफ द चार्ज एंड मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। मतलब इसमें अधिकतम चार्ज और मास इसी में सम्मिलित रहते हैं, इसी में रहते हैं, इसी में पाए जाते हैं। चार्ज और मास, अधिकतम चार्ज और मास इसी में पाए जाते हैं। ठीक, उसने बोला कि न्यूक्लियस में, इसी में मतलब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, फाइनली एक बार हिंदी भी पढ़ सकते हैं आप। चूंकि अधिकांश किरणें गुजर गई, रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर का अधिकांश स्थान खाली है। दूसरा, परमाणु के अंदर किसी अन्य धनात्मक आवेश के साथ इसके धनात्मक के प्रतिकर्षण के कारण कुछ किरणें परावर्तित हुई। परमाणु के केंद्र में एक बहुत मजबूत सकारात्मक चार्ज के कारण 1/1000वीं किरणें दृढ़ता से विक्षेपित हो गईं। इन्होंने इस मजबूत सकारात्मक चार्ज को नाभिक कहा। ठीक, जो जो बातें हैं उसी को उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश आवेश और द्रव्यमान नाभिक में रहता है। यस, मैंने भी बोला, न्यूक्लियस में ही मैक्सिमम चार्ज और मास पाया जाता है। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या बोलता है? बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, ऊपर की कुछ बातों से साबित हो रहा है, ठीक है, रदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर व्हिच हैज फॉलो। ने ऊपर की बातों से कुछ कुछ बातों को यहाँ सामने रखा, वो बात मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, एक एक करके ध्यान। द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ एन एटम वेयर मोस्ट ऑफ द चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड। पहला बात बोला न्यूक्लियस में मैक्सिमम मास पाया जाता है। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर पे पाया जाता है, एटम के सेंटर पे पाया जाता है, और उसमें अधिकतम मास यानी कि द्रव्यमान सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। द एटॉमिक स्ट्रक्चर इज स्फेरिकल। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। जो जो बातें बोल रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ, वो तो ऊपर कहानी पढ़े। Electron revolve around the nucleus in the circular orbit similar to the way the planets orbits the sun। तीसरा बात उसने बताया, जैसे थॉमसन साहब ने बोला था इसके अंदर कहीं सही जहाँ तहाँ इलेक्ट्रॉन रखा रहता है, वो बात गलत करके बोला नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते रहता है। ठीक, जैसे कि सूरज के चारों ओर सभी ग्रहें घूम रही हैं। यस, ठीक है, ये था
3 बात इसने कंक्लूड करके बताई, इन तीनों बातों को आता है, ठीक है? तो लिखने के लिए आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बातों को बताएं, तो यही 3 बात उसने, ठीक है? आइए, लिमिटेशन, इनके कुछ लिमिटेशंस थे, इनको भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस वो देखिएगा। इफ इलेक्ट्रॉन हैव टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस दे विल स्पेंड एनर्जी एंड दैट टू अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। A lot of energy will be spent by the electrons and eventually they will lose all their energy will fall into yes. So stability of atom is not explained. सर इतना लंबा चौड़ा पढ़ दिए, कुछ समझ में नहीं आया। मैं पढ़ता हूँ और एक एक करके लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। एग्जैक्टली सुनिएगा। इसने क्या बोला, कहानी को सुनिए, उसके बाद इसमें आते हैं। इसने क्या बोला, देखिए न्यूक्लियस बीच में होता है और इसके चारों ओर कक्षाएं बनी होंगी, ठीक है, एकदम कक्षाएं बनी होंगी। मैं इसको थोड़ा फोटो बना के एक्सप्लेन करता हूँ और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कक्षाएं हुई, ये कक्षाएं हुई, ये कक्षाएं हुई। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, यही ना बोला था रदरफोर्ड? हाँ सर, यही बोला था। तो अब जब ये बोल के सब एटॉमिक मॉडल को ख़त्म कर लिया, तब दूसरे साइंटिस्ट लोग थोड़ी छोड़ने वाले हैं। वो लोग क्वेश्चन पूछने लगे, देखो बताओ रदरफोर्ड कि अगर तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन इस पे घूम रहा होगा तो एनर्जी का लॉस तो कर रहा होगा। तो वो बोला हाँ, कोई भी घूमेगा तो एनर्जी लॉस तो करेगा, एकदम कर रहा होगा। अब एनर्जी लॉस करेगा तो बताओ, घूमते 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 एनर्जी लॉस करेगा तो एक के पाथ में तो घूमेगा नहीं। नहीं, जब मान लीजिए मेरे पास अभी यहाँ पर बहुत एनर्जी है, मैं घूम रहा हूँ गोल चक्कर, बड़ा सा गोल बनाया, ठीक है, ऐसे, सॉरी, हटाओ इधर, यहाँ से घूम रहा हूँ, तो यहाँ से घूम रहा ऐसे गोल चक्कर लगाए, फिर थोड़ा और कम होगा, धीरे 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 कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, मतलब धीरे धीरे एनर्जी होते 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 जाके न्यूक्लियस में गिर जाऊंगा। ऐसे ही तो होगा, एनर्जी घटेगा ना, एनर्जी घटेगा तो रेडियस भी घटते जाएगा। तो मतलब पाथ, सर्कुलर पाथ, आप बोल रहे सर्कुलर पाथ, आपकी बात मानते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी घटेगी तो कुछ देर के बाद वो न्यूक्लियस में जाके डूब जाएगा। बोला हाँ, ये बात तो सही, हम सोचे ही नहीं ऐसा है। तो बताओ, तुम कैसे कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा? स्टेबल तो नहीं हुआ तुम्हारा, ये तो अनस्टेबल हो गया तुम्हारा एटम, के बारे में तो मेरे को पता ही नहीं। यस, ठीक है, यहीं पर वही बात बोल रहा है। इफ द इलेक्ट्रॉन हैव रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, दे विल स्पेंड एनर्जी, वो एनर्जी खर्च करेंगे, एंड दैट टू अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, बोले आओ भाई आओ मेरे तरफ आओ, इसीलिए मैंने गोल गोल घुमा के अंदर में डुबाया, ठीक है, पॉजिटिव घूम खींचते रहेगा, आ जाओ मेरे तरफ, एनर्जी कम हो रहा है, मेरे तरफ आओ। और कुछ देर के बाद, ठीक है, इवेंचुअली दे विल लूज देयर एनर्जी एंड विल फॉल इन द न्यूक्लियस, और जाके न्यूक्लियस में डूब जाएंगे, है ना, ठीक है। मोन न्यूक्लियस स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज नॉट एक्सप्लेन, इससे पता चलता है कि स्टेबिलिटी आपने एक्सप्लेन नहीं किया, यानी आपका एटम स्टेबल नहीं है, कुछ नहीं बोल पाया है। बोला कि आप तो सही बोल रहे हैं, इसमें कोई बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मैं इसमें सही बोल रहे हैं कि मैंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन मानता है। इफ द पहला बात, दूसरा बात सुनिए, दूसरा बात फिर पूछा गया, इफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम एक्सपेक्टेड इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट इन रियलिटी दे विल सी इन द लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से समझिए, पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, आगे हम स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे भी। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, ठीक है, तो रेडिएशंस निकालते हैं तो स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, यानी कि जब जब कोई घूम रहा है एनर्जी के साथ तो स्पेक्ट्रम का रिलीज करेगा, यानी उसके अपने शरीर से क्या बोलेंगे, एनर्जी रिलीज करता है, उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम का बात का इसने कोई भी बात का जवाब नहीं बोला कि देखिए स्पेक्ट्रम निकलना चाहिए, लेकिन आपका तो लीनियर स्पेक्ट्रम निकल रहा है। तो स्पेक्ट्रम में आएंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात हम खाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्पेक्ट्रम समझाना थोड़ा टेढ़ा खीर होगा। हम बस दो चार स्टेप पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना भी है, वहाँ पर मैं एक कक्षा से दूसरे कक्षा, दूसरा से तीसरा, ठीक है, और मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाऊंगा, उसमें सीरीज पढ़ाऊंगा, लाइमन बार्मर, पास्चन फंड, ये सब सारी सीरीज आएंगी, वो सब मैं पढ़ाऊंगा कि एक कक्षा से दूसरा, एक कक्षा से तीसरा, एक कक्षा से चौथा जाएंगे तो कौन कौन से, ठीक है, स्पेक्ट्रम बनेंगे, उस पर बात करेंगे। इसने स्पेक्ट्रम की पूरी जानकारी नहीं, मैं लाइन स्पेक्ट्रम की बात बताई, लेकिन
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात इन्होंने नहीं बताई। ये दूसरा इसका ड्रॉबैक था और इस ड्रॉबैक दोनों ड्रॉबैक हो गया। ड्रॉबैक समझते हैं कुछ कमियाँ, अगर कोई बोलेगा रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियाँ हैं, पहला बात तो ये बताना और दूसरा बात ये बताना। पहला बात क्या बताना है कि घूमने के कारण ऑर्बिट में घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और धीरे-धीरे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो सेंटर की ओर अट्रैक्ट होगा, कुछ देर के बाद सेंटर पे जाके डूब जाएगा। दूसरा, आप कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में कभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली घूम रहा है, घूमेगा तो उसमें से एनर्जी रिवॉल्व होगा ही, यानी स्पेक्ट्रम निकलेगा ही। लेकिन आप कभी स्पेक्ट्रम का कोई ज़िक्र ही नहीं कर। यस, ये दूसरा बात था इन्होंने। ये बात आपको यहाँ पर लिखा। अब आते हैं, क्योंकि ये बात बोलने वाला कोई था नहीं, ये पूछने वाला कोई दूसरा था नहीं। इस बोलने पूछने वाले साइंटिस्ट का नाम था बोर। ठीक? एग्ज़ैक्टली। जैसे थॉमसन की बात को बोलने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड की बात को काटने वाला कौन था? बोर। अब आते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया और इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी। चलिए, तो उसको अगले लेक्चर में, कि एक एक लेक्चर में एक मॉडल मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से आपको समझना है। फिर मैं इस पे और रिलेटेड पॉइंट्स भी दूँगा अच्छे से समझ के, और उसको याद भी करना है, लिखना भी है नोट्स में। फिर से मैं जाते-जाते बोल रहा हूँ, यदि हमारी लेक्चर लग रही है, आप देख रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है, ठीक है? ठीक है? लिखना है कि हमें लेक्चर अच्छा लग रहा है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।